बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएसएस नॉलेज इन। आज पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जर्मन के लीगल सिस्टम को एग्जामिन करेंगे और उनके कोर्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे और ये देखेंगे कि जर्मन की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी पावर्स और उसके फंक्शंस क्या है, और जर्मनी में बेसिक लॉ के अंदर ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक लेक्चर दिया था और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक लॉ भी कहते हैं। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद ही आपको जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी की जो है समझ आएगी। उसका लिंक मैंने स्लाइड पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो आए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी। बेसिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी में जो लीगल सिस्टम उनका या जुडिशियल सिस्टम जो है ये चैप्टर 9 के अंदर दिया हुआ है। और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 से लेके 104 तक जुडिशरी के स्ट्रक्चर पे बात की गई है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 से लेके 104 तक जर्मन कोर्ट्स का रोल डिफाइन किया गया है, जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के अंदर परफॉर्म करना है। तो इसको हम डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 92 आर्टिकल है बेसिक लॉ का, जिसमें वो कोर्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। और उसके अंदर उन्होंने 3 तरह के कोर्ट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जिसको वो जुडिशियल पावर्स इंटरेस्ट की हुई है उन्होंने। और उसमें सबसे पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके बाद फेडरल कोर्ट्स हैं। ये 5 तरह की कोर्ट्स हैं जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन की हुई है, और इनकी डिटेल मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा। और उसके बाद उनकी दूसरी कोर्ट्स जो है वो लैंडर कोर्ट्स हैं, जो उनकी स्टेट्स है 16, उसके अंदर जो स्टेट्स ने अपनी कोर्ट्स बनाई हुई हैं उनको कोर्ट्स ऑफ लैंडर्स कहते हैं। तो ये स्टेट के अंदर जो वो डिसीजन करना है उन्होंने, या स्टेट लॉज जो है उनको इंप्लीमेंट करना है या उनकी एडजुडिकेशन करनी है, तो उसके लिए कोर्ट्स ऑफ लैंडर्स है। तो बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके अलावा फिर फेडरल कोर्ट्स हैं और फिर कोर्ट्स ऑफ लैंडर्स है। ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर रकम उसको एग्जामिन करें जर्मन जुडिशियल सिस्टम को, तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बाद 5 फेडरल सुप्रीम कोर्ट्स हैं उसके, और उसमें पहली कोर्ट जो है ये फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिर फेडरल लेबर कोर्ट है, फिर फेडरल सोशल कोर्ट है, फिर फेडरल फाइनेंस कोर्ट है, फिर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। तो ये तमाम कोर्ट्स को उन्होंने असाइन किया हुआ है एरिया, कौन से एरिया के केसेस किस फेडरल कोर्ट के अंदर जाने हैं। तो हर कोर्ट जो है वो अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट के कोर्ट केसेस लेती है और उनका फैसला करती है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया पिछली स्लाइड में कि लैंडर्स जितने भी हैं उनकी अपनी अपनी कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 93 जो है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डिस्कस कर रहा है, और इसमें इसके फंक्शंस जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, वो उसने इन्यूमरेट किए हुए हैं। और सबसे बड़ा फंक्शन जो है उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेसिक लॉ, कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, उसकी अगर इंटरप्रिटेशन का कोई मसला हो या डिस्प्यूट हो, या उसमें किसी राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो उसको डिटरमिन करना हो, तो इस तरह के केसेस जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के, वो उनके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का सब्जेक्ट है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास जाएंगे। कंपेटेबिलिटी ऑफ द फेडरल लॉ और द लैंड लॉ विद द बेसिक लॉ, ये देखना हो कि जो लॉ किसी असेंबली ने बनाया है, फेडरल असेंबली ने बनाया है, या उनकी किसी लैंडर की असेंबली ने बनाया है, क्या वो फेडरल लॉ के साथ या बेसिक लॉ के साथ कंपेटेबल भी है या नहीं है, या उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। तो ये देखना भी काम है इसका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फेडरेशन एंड द लैंडर्स, स्पेशली इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फेडरल लॉ बाय द लैंडर। तो जो अगर डिस्प्यूट आ जाता है कोई राइट एंड ड्यूटीज में फेडरेशन के दरमियान या लैंडर के दरमियान, तो इस तरह के केसेस भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएंगे। डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग पब्लिक लॉ बिटवीन द फेडरेशन एंड द लैंडर, बिटवीन डिफरेंट लैंडर्स और विद इन अ लैंड। अगर लॉ की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने करना था, या ये लैंडर ने करना था, या ये एक लैंडर ने करना था या दूसरी लैंडर ने करना था, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं
वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाते हैं। तो इस तरह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, ये जब इंपीचमेंट होती है तो उस वक्त भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बड़ा अहम रोल उसमें असाइन किया हुआ है। आर्टिकल 94 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कंपोजिशन को डिस्कस करता है। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ फेडरल जजेस एंड अदर मेंबर्स। तो एक तो इसके अंदर फेडरल जजेस होंगे, हाफ ऑफ द, और दूसरे इसके साथ मेंबर ऐड किए जाएंगे। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शेल बी इलेक्टेड बाय द बंडस्टैग एंड हाफ बाय द बंडस्टैट्स। तो आधे लोग जो हैं, ये जो मेंबर्स हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, ये डिसाइड होंगे बाय द बंडस्टैग, और आधे जो है ये बंडस्टैट जो है वो इसमें डिसाइड होंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मेंबर्स की तादाद 16 है, और इनका जो लाइफ स्पैन है ये होती है 12 ईयर्स टर्म होती है इनकी, या इनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 68 ईयर्स है। तो इस तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो वहां पे फेडरल जजेस के ऊपर जो है वो मबनी होती है, और इसमें से आधे लोग जो है ये बंडस्टैट जो है वो सिलेक्ट करती है, और आधे बंडस्टैग इलेक्ट करती है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 जो है ये सुप्रीम फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, और उसमें द फेडरेशन शैल एस्टैब्लिश द फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 5 कोर्ट्स जो है वो फेडरल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इसमें पहली कोर्ट जो है ये फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दूसरी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, तीसरी फेडरल फाइनेंस कोर्ट है, चौथी फेडरल लेबर कोर्ट है, और पांचवी फेडरल सोशल कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट बेसिकली होती है, और इसके आगे ये उन्होंने डिवीजन करके इसके बेंच बनाए हुए हैं, और इसमें ऑर्डिनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, लेबर और सोशल ज्यूरिस्डिक्शन इन कोर्ट्स को अलग-अलग दी हुई है। तो जर्मन सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सुप्रीम फेडरल कोर्ट कहते हैं, और उसके आगे उन्होंने 5 बेंच बनाए हुए हैं, जिसमें से एक बेंच ऑर्डिनरी केसेस देखता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस देखता है, एक फाइनेंशियल केसेस देखता है, एक लेबर केसेस देखता है, और एक सोशल ज्यूरिस्डिक्शन के केसेस देखता है। Judges of the each court shall be chosen jointly by the competent federal minister, and the committee for the selection of judges consisting of the competent land ministers and an equal number of members elected by the Bundestag। तो इसकी जो सिलेक्शन होती है जजेस की, ये उनकी पार्लियामेंट करती है, लैंडर्स अपनी जो लैंड के अंदर कोर्ट्स हैं उनकी करती हैं, और जो दूसरी कोर्ट्स हैं उनकी बंडस्टैग की मेंबर्स की एक कमेटी होती है वो करती है, और वो जो फेडरल मिनिस्टर है, जिस फील्ड की कोर्ट होगी उसका फेडरल मिनिस्टर जो है उस कमेटी का चेयरमैन होता है। अगर जर्मन के कोर्ट सिस्टम को देखना हो और उसको तफसील समझनी हो, तो उसके लिए सबसे ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये तमाम कोर्ट्स के ऊपर है, और उसके बाद फिर फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके बाद फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, फेडरल फाइनेंस कोर्ट है, फेडरल लेबर कोर्ट है, और फेडरल सोशल कोर्ट है। तो ये 4 कोर्ट्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं। ये अपने अपने सफियर के अंदर है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस लेती है, और ये इसके पास नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, उसके लिए फिर अपील के लिए हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। जो फाइनेंशियल कोर्ट है उसमें फाइनेंस कोर्ट है, और उसके बाद केस अपील सीधी फेडरल फाइनेंस कोर्ट के पास जाती है। जो लेबर कोर्ट है उसमें सबसे निचली सतह पे लेबर कोर्ट्स हैं, उसके बाद हायर लेबर अपीलेट कोर्ट है, और उसके बाद फिर फेडरल लेबर कोर्ट है। इसी तरह जो सोशल कोर्ट्स हैं उसमें सबसे निचली कोर्ट जो है वो सोशल कोर्ट है, उसके बाद हायर सोशल कोर्ट है, ये अपीलेट कोर्ट है, और उसके बाद फेडरल सोशल कोर्ट है, ये हाईएस्ट कोर्ट है। इस तरह अगर फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखना हो, तो फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो सबसे लोअर कोर्ट्स हैं उनकी, उसमें ये क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ सेशन कोर्ट्स होती हैं, या एडिशनल सेशन जज होता है, या हमारे पास जो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स होती हैं, इसी तरह उनकी सिविल कोर्ट्स हैं, और फैमिली सेक्शन है। तो इसके बाद अपीलेट जो कोर्ट है वो हायर रीजनल अपीलेट कोर्ट्स हैं। इसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल केसेस की अपील्स होती हैं, और फैमिली की होती हैं, और यहां से जब फैसला हो जाए हायर रीजनल कोर्ट्स के, तो फिर ये फेडरल कोर्ट के अंदर जाता है, और फेडरल कोर्ट में इनके खिलाफ अपील जाती है। इसको समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए, आप ये देखें जैसे पाकिस्तान में ये वाली जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं,
जिसमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हैं, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट है या सेशन जज की कोर्ट्स हैं, और उसके बाद ये हाई कोर्ट है हमारी, जिस तरह ये उस तरह की हायर रीजनल कोर्ट्स हैं, और उसके बाद ये उनकी फिर फेडरल कोर्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में ये जो डिवीजन लेवल की कोर्ट्स हैं ये पाकिस्तान में नहीं है। जर्मनी में उन्होंने रीजनल कोर्ट्स भी बनाई हुई हैं, और उसके बाद फिर हायर रीजनल, और उसके बाद फिर फेडरल कोर्ट। तो इस तरीके से जर्मन जुडिशियल सिस्टम कंप्लीट इस तरीके से काम करता है। जर्मनी में कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 97 ऑफ द बेसिक लॉ के अंदर प्रोविजन रखी हुई है। जजेस शैल बी इंडिपेंडेंट एंड सब्जेक्ट ओनली टू द लॉ, कि जजेस जो है वो सिर्फ लॉ के ताबे होंगे, इसके अलावा उनके ऊपर किसी किस्म का और चेक नहीं होगा। जजेस अपॉइंटेड परमानेंटली टू पोजीशंस एज देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में बी इनवॉलंटरी डिसमिस्ड, permanently or temporarily suspended, transferred, or retired from before the expiry of their term of office only by virtue of judicial decision। जजेस एक बार लगा दिए जाए तो उस वो परमानेंट होते हैं और अपनी पोस्टों के ऊपर परमानेंट होते हैं। उनको ना तो डिसमिस किया जा सकता है, ना उनको परमानेंट और टेम्परेरीली सस्पेंड किया जा सकता है, ना उनको ट्रांसफर किया जा सकता है रिटायर, ना उनको रिटायर किया जा सकता है। ये काम अगर करना है तो वो जुडिशियल डिसीजन के जरिए हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के जरिए ना तो जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना सस्पेंड किया जा सकता है, ना बिफोर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ देयर रिटायरमेंट डेट उसको रिटायर किया जा सकता है। तो ये जजेस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उनके खिलाफ किसी भी किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, ओनली फॉर द रीजन एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द लॉ। और जुडिशियल डिसीजन के जरिए भी अगर उनको हटाया जाएगा तो उसके अंदर जो लॉ के अंदर रीजंस दिए गए हैं या प्रोविजंस दिए गए हैं तो उनके ताबे जजेस को किया जा सकता है। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली जज के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इससे जर्मन जुडिशियल सिस्टम जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। The legislature may set age limit for retirement of the judges appointed for life. In the event of change in the structure of the courts or in their districts, judges may be transferred to another court or removed from office provided they retain their full salary. अगर किसी जरूरत के तहत जजेस जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ये फॉर लाइफ होती है, जो उनका स्पैन है वो 68 ईयर्स का वो उन्होंने रखा हुआ है, उस वक्त तक के लिए होती है। अगर उससे पहले अदालत ने अगर उससे पहले कोई जुडिशियल स्ट्रक्चर में चेंज लानी हो तो उसमें फिर जज को, अगर जुडिशियल स्ट्रक्चर में चेंज ऐसी आए कि कोई जज सरप्लस हो जाए तो उन जजों को निकाला नहीं जा सकता, उन जजों को रिमूव नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। और उस अरसे के लिए जब तक वो ट्रांसफर हो, किसी दूसरी जगह पे जाए या वो अवेटिंग पोस्टिंग में हो, तो उसके लिए फिर उनको फुल सैलरी जो है उनको वो दी जाती है। उनके ऊपर किसी किस्म का फाइनेंशियल चेक नहीं लगाया जा सकता या उनके फाइनेंसियल्स के ऊपर कोई रेस्ट्रेन नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 98 में जजेस की इम्पीचमेंट का तरीका बताया गया है कि जज को कैसे निकाला जा सकता है। द लीगल स्टेटस ऑफ फेडरल जजेस शैल बी रेगुलेटेड बाय अ स्पेशल फेडरल लॉ। उसके लिए स्पेशल फेडरल लॉ बनाया जाएगा जिसके तहत जजेस के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो की जा सकेगी। इफ अ फेडरल जज इन्फ्रिंजेस द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक लॉ, अगर कोई जज बेसिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है, और द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की वायलेशन करता है in his official capacity or unofficial, the Federal Constitutional Court, upon application of the Bundestag, may by 2/3 majority order that the judge be transferred or retired. अगर किसी जज ने कोई वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की या वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की किसी लैंड की, तो उसमें फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास केस जाएगा, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास केस जो है ये बंडस्टैग की अप्रूवल के साथ जाएगा। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर 2/3 मेजोरिटी से ये फैसला करते हैं कि जजेस ने वाकई कॉन्स्टिट्यूशन की या बेसिक लॉ की वायलेशन की है, तो फिर या तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ एन इंटेंशनल इन्फ्रिंजमेंट इट में ऑर्डर हिज डिसमिसल। अगर उस जज ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की या बेसिक लॉ की वायलेशन इंटेंशनल की है और मैलाफाइड इंटेंशन के साथ की है, तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी डिसमिसल के ऑर्डर इशू करेगी।
ये काम जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही कर सकती है, किसी जज को एडमिनिस्ट्रेटिवली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो जजेस की इंपीचमेंट का तरीकाकार भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। ग्रॉस मिसकंडक्ट और ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और ऑफ द बेसिक लॉ के तहत जज के खिलाफ प्रोसीडिंग होगी, और ये प्रोसीडिंग पहले बंडस्टैग में होगी। वहां से केस जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर 2/3 मेजोरिटी से फैसला करती है कि उस जज ने वाकई ही जो है वो मिसकंडक्ट किया है, तो फिर उसको अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ हिज मिसकंडक्ट या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा या रिटायर कर दिया जाएगा, और अगर ग्रेवेस्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो फिर उस जज को डिसमिस कर दिया जाएगा। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार आर्टिकल 100 के अंदर दिया हुआ है। इफ अ कोर्ट कंक्लूड्स दैट द लॉ ऑन हुज वैलिडिटी इट्स डिसीजन डिपेंड्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द प्रोसीडिंग शैल बी स्टेड। अगर अदालत ये फैसला करती है कि कोई लॉ जो बनाया गया है और जो डिसीजन मेकिंग की गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको स्टे कर देगी। एंड द डिसीजन शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड कोर्ट with the jurisdiction over the constitutional dispute where the constitution of a land is held to be violated, or from the federal constitutional court where the basic law is to be held to be violated। अगर तो ये लॉ जो बनाया गया है ये फेडरल गवर्नमेंट से रिलेट करता है, तो उसके जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होगा। फेडरल लॉज जितने भी बनेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगा। और अगर लैंड का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना है और लैंड के कोई लॉज बने हैं, तो उसकी वायलेशन जो होगी वो जाएगी लैंड की कोर्ट के पास। तो दो तरह के वहां पे उन्होंने सिस्टम रखे हुए हैं। अगर तो वायलेशन हुई है फेडरल लॉ की तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगी। अगर बेसिक लॉ की वायलेशन हुई है तो वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगी। और अगर किसी लैंड के लॉ की वायलेशन हुई है या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है तो वो फिर लैंड की जो कोर्ट है उनके पास जाएगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू है वहां पे, और जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार जुडिशरी के पास है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जर्मनी का लीगल सिस्टम देखा, जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी में हमने बात की, और उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात की। अगला लेक्चर इसी सिलसिले में हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ जर्मनी पे होगा, जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके फंक्शन देखेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।